अंता विधानसभा उपचुनाव में रिपोर्टिंग के माध्यम से रोड शोज को कवर किया। मुख्य तौर पर जो मुख्यमंत्री का जब दौरा रहा था, आप गए थे और कितनी भीड़ वहां पर थी। रिपोर्टिंग में रिपोर्टर्स को भी, आप लोगों को भी परेशानी काफी हो गई थी। और सुबह से लगातार हम यही चर्चा कर रहे हैं कि उस भीड़ के माध्यम से क्या कोई आकलन किया जा सकता है या फिर नहीं। बहुत कॉम्पिटिटिव ये चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? देखिए नंदी, भीड़ काफ़ी हद तक मायने रखती है, लेकिन भीड़ के माध्यम से जीत और हार का आकलन नहीं किया जा सकता। और खासकर रोड शो की भीड़, क्योंकि जो रोड शो की भीड़ होती है वो नंदी लगातार चलती रहती है। जैसे आपके एक चौराहे पे जो भीड़ है वो अगले चौराहे पे उसके कुछ हिस्सा आपको वहाँ भी नजर आएगा, तो उसका एक बहुत बड़ा मोटा मोटा आकलन होता नहीं। लेकिन हाँ, उससे पता लगता है कार्यकर्ताओं के जोश का, उससे पता लगता है जनता क्या सोच रही है जिस नेताओं का रोड शो है। इस चुनाव में रोड शो की तो ये मानो कि एक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन गया। आप देखिए, नरेश मीणा ने रोड शो किया, लंबा रोड शो किया। उन्होंने कहाँ से कहाँ रोड शो किया? उन्होंने किया अंता, मांगरोल से अंता तक रोड शो किया। जब मैं वो तस्वीर देख रहा था तो गाड़ियों की इतनी लंबी कतार थी कि वो मांगरोल से अंता तक गाड़ियों का काफिला आ रहा था। आप देखिए, लगातार कांग्रेस ने रोड शो किया, सचिन पायलट ने अलग से रोड शो किया, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने रोड शो किया, वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो रोड शो किए। उसकी वजह थी, देखिए अंता क्या है, अंता बेसिकली अगर आप सभी चुनावों का एनालिसिस करोगे तो अंता बीजेपी का गढ़ रहा है और अंता से बीजेपी प्लस रहती है। लेकिन अंता विधानसभा क्षेत्र में अंता के साथ साथ सीसवाली और मांगरोल, ये दो कस्बे भी आते हैं। मांगरोल हमेशा कंटेस्ट रहा है और बीजेपी को कई बार वहाँ से नुकसान उठाना पड़ा है। उसकी कई वजह है, क्योंकि वहाँ का जो कस्बा है, शहर है, उसमें मुस्लिम मतदाता काफ़ी तादाद में है। इसके आसपास जो गांव हैं वो भी कांग्रेस के माने जाते हैं और वहाँ प्रमोद जैन भाया का काफ़ी अच्छा प्रभाव उस इलाके में रहा है मांगरोल में। इसलिए बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि भाया के गढ़ को पहले सेंध लगाई जाए। भाया के गढ़ में सेंध लगाएंगे तो हम अंता को सेव कर पाएंगे। लेकिन जब एक रिपोर्ट उनके सामने आई, देखिए आप सोचो ये 9 तारीख को ही क्यों रोड शो किया गया, जब 6 तारीख को रोड शो किया गया मांगरोल में और उसके बाद लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी शक्ति प्रदर्शन करती रही, प्रचार करती रही, तो ग्राउंड शो लास्ट में तय किया गया 9 तारीख को अंता में, क्योंकि एक मैसेज ये ना चला जाए कि बीजेपी ने अंता को भुला दिया है। इसलिए 2 रोड शो किए गए। लेकिन इसमें जो मेन बात है, मैं आपको नंदिनी बताऊं, इस चुनाव को लेकर जिसको कोई देख ही नहीं रहा है, ये इस चुनाव में जो खास बात है उसको कोई नोट नहीं कर रहा है। सब अपने अपने एनालिसिस लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पूरे चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था, पूरे चुनाव में कोई मुद्दे की बात ही नहीं हो रही थी। केवल एक, हाँ, विपक्षी पार्टी भाया को लेकर भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे तो नरेश मीणा दोनों पर हमला बोल रहा था, बीजेपी बोल रहा था और कांग्रेस पर बोल रहा था। लेकिन ना कोई वहाँ सड़क की बात हो रही थी, ना बिजली की बात हो रही थी, ना पानी की बात हो रही थी, ना करप्शन की बात हो रही थी। एक मोटा मोटा बस उन्होंने एक स्लोगन टाइप बना लिया था, क्योंकि आप आम आदमी के पास बैठिए, उससे चर्चा करिए तो बात क्या करेगा आपसे। हम जब ओ भाई क्या है चुनाव में मुद्दा क्या है, कि साहब मुद्दा क्यों नहीं है, मीणा कट रहे हैं इस बार, धाकड़ किधर जाएगा, गुजर किधर जाएगा, अदर देन मार्शल ओबीसी का। तो केवल इस समाजों का एक ऐसा चुनाव हो गया, एक समाजों का ऐसा मकड़जाल बन गया नंदिनी, कि इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों के लिए समाजों को साधना एक बड़ी चुनौती। लाल सिंह जी, मैं जब दोनों कैंडिडेट्स की बात करती हूँ, सुनील आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि प्रमोद जैन भाया जो एक दिग्गज नेता हैं, ठीक है, सीनियर लीडर हैं, सरकार में, गहलोत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, अपना एक बहुत भारी भरकम उनका एक फैन फॉलोइंग अपने क्षेत्र में होगी। साथ में ये जो मोरपाल सुमन है, नया चेहरा है, ग्राउंडेड नेता हैं, गरीब परिवार से, किसान परिवार से आते हैं। अगर इन दोनों को कॉम्पिटिटर्स के तौर पर हम देखें, क्योंकि लाल सिंह जी बता रहे हैं और भी तमाम इंटेलेक्चुअल्स हमें बता रहे हैं कि ये इलेक्शन किसके खेमे में जाएगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी एक साइड, वन साइडेड इलेक्शन ये नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि कहां पर मोरपाल सुमन का पलड़ा जो है वो प्रमोद जैन भाया के बराबर हो गया, क्योंकि वसुंधरा राजे लगातार उनके साथ वहां पर खड़ी हुई हैं और मोरपाल सुमन के साथ दुष्यंत सिंह वहां खड़े हुए हैं, सीएम भजनलाल शर्मा ने काफी जोर लगा दिया, तो बीजेपी के सीनियर लीडर्स वर्सेस यहां पर कांग्रेस हो गया है। बिल्कुल नंदी, देखिए जो अपने साथी लाल सिंह जी बता रहे थे, यही जिक्र हम सुबह भी कर रहे थे कि इस बार चुनाव में मुद्दा नहीं दिखा, जातियों को साधने की कोशिश की जा रही है। अब इनका अगर कंपैरिजन हम देखें दोनों ही कैंडिडेट का, क्योंकि अपने आप में दोनों मजबूत इसलिए हो जाते हैं कि भाया की अपने आप में जमीन है वहां पर अंता में। मोरपाल सुमन जो कि एक साधारण कैंडिडेट के तौर पर उनकी छवि सामने लाई गई। दूसरी बात, स्थानीय होने की बात कही गई। और उसके बाद में इस चुनाव में खास एक और चीज है, शायद लाल सिंह जी ने करीब से वो देखा भी होगा, वहां पर दोनों ही पार्टियों में सबसे बड़ी बात इस चुनाव में ये देखी गई कि किसी तरह की गुटबाजी जो है नहीं देखने को मिली है। एक जो भाजपा का जो बागी होकर चुनाव लड़ने की जो बात सामने आई थी मेघवाल की, वो नामांकन वापस ले लिए थे।
कहा यह जा सकता है कि ये बिल्कुल एक एकजुटता का दोनों ही पार्टियों के लिए चुनाव है और यही सबसे बड़ी ताकत अगर देखी जाए, क्योंकि वो एस्टेब्लिश कैंडिडेट है पहले से प्रमोद जैन भाया, लेकिन मोरपाल सुमन की बात करें तो उसके साथ प्लस फैक्टर जो है वो यही है कि जो बीजेपी है वो एकजुट है। चाहे कई तरह की खबरें ये निकली कि वसुंधरा का करीबी हो सकता है, लेकिन उस कैंडिडेट के लिए बाकी नेता भी अपनी सहमति के साथ वहां पर पहुंचे थे। ना सिर्फ बड़े जो नेताओं का जैसे नाम हमने सामने लिया, लेकिन इसके अलावा बीजेपी की जो खास रणनीति ये रही थी कि जो जातीय समीकरण को साधने के लिए जो संबंधित जाति के जो बड़े नेता हैं बीजेपी में, जो अपना कद रखते हैं, अपना अस्तित्व रखते हैं, उन नेताओं को वहां पर फील्ड में उतारा गया, डेरा जमाया गया और डोर टू डोर कैंपेन भी किया गया। ये परसेप्शन और जो नैरेटिव सेट किया जाता है कि रोड शो के द्वारा जो समर्थक है उनमें उत्साह को बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ क्योंकि बीजेपी की रणनीति रहती है, बड़े नेता रोड शो करते हैं और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो घर घर तक पहुंचते हैं। काफी अच्छे से लाल सिंह जी बताएंगे। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस का जिक्र करूं तो कांग्रेस ने भी इस बार, ये शायद पहली बार इतने बड़े पैमाने पे देखा है कि बड़ी सभाओं के अलावा कांग्रेस छोटी जो नुक्कड़ सभाएं उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन इस बार आप देखिए कि 6 दिन टीकाराम जूली वहां पर रहे थे। सुनील, एक बात यहाँ पर बहुत साफ तौर पर दिखी है लाल सिंह जी कि ये उपचुनाव जो हो रहे हैं मात्र एक सीट पर है। सरकार में कुछ डिफरेंस ही नहीं लेकर आएंगे, विपक्ष के लिए कुछ डिफरेंस ही नहीं लेकर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए दोनों पार्टी के सीनियर लीडर्स ने कितना ज्यादा फोकस किया है। और सबसे बड़ी बात, वसुंधरा राजे बेशक ही उनका क्षेत्र है, उनके वर्चस्व वाला ये क्षेत्र है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मोरपाल सुमन तो साथ में है ही, लेकिन वसुंधरा राजे फ्रंट सीट पर बैठी हैं। सीधे तौर पर ये चुनाव खास वसुंधरा राजे की वजह से भी हो गया। किस तरीके से उन्होंने प्रचार किया है, उन्होंने खुद इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया है। देखिए नंदी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि प्रचार तो यानी कि चुनाव अच्छी तरह दिखने कब लगा जब वसुंधरा राजे की एंट्री हुई। अब देखो इस पूरे चुनाव में जैसे कि मोरपाल सुमन की बात हो रही है, आप बताओ मोरपाल चुनाव कहाँ लड़ रहा है? मोरपाल सुमन को लेकर क्या आपने कांग्रेस के नेताओं से उसका नाम सुना? क्या नरेश मीणा के मुंह से उसका नाम सुना? ये चुनाव बेसिकली मोरपाल सुमन का, मोरपाल सुमन केवल बीजेपी का कैंडिडेट है और उसकी साफ छवि, उसकी सादगी, उसका एक साधारण कार्यकर्ता होना, उसका अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कोई दाग ना होना, उसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसलिए बाकी लोगों ने बड़े बचकर हमले किए, मोरपाल सुमन पर टारगेट नहीं किया। लेकिन आप इस चुनाव को समझो, मुख्यमंत्री खुद 2 रोड शो कर रहे हैं नंदिनी, पूर्व सीएम लगातार वहाँ कैंप लगाए हुए हैं, यानी कि 5 तारीख के बाद लगातार उनका कैंप वहाँ अंता में रहा है। आप मुझे उस चुनाव की याद आती है, संता विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो चुनाव होता है विधानसभा का, जिसमें भाया उस चुनाव को फाइट करके जीतते हैं, 29,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतते हैं अंता विधानसभा क्षेत्र से। उसके बाद होता है लोकसभा का चुनाव। उस लोकसभा के चुनाव को लेकर जब सक्रियता बढ़ती है वसुंधरा राजे की, तो केवल 700 की लीड रह जाती है। कितने की? 700 की। और हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, तो यानी कि बहुत जल्दी 6-7 महीने के बाद ही चुनाव हो जाता है।